हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के संबंध में आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा 2020 के प्रथम वर्ष में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। तो आज हम लोग F1 और F2 दो विषयों के प्रश्न को देखेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और 2019 में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे उसका PDF टेलीग्राम पर पहले से डाला हुआ है। इसके अलावे kosistudy.com वेबसाइट पर भी जो है पब्लिक कर दिया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावे आशीष पब्लिकेशन से जो भी VVI क्वेश्चन बनता है उसका PDF भी टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, kosistudy.com वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो पहला विषय आपका है F1, जो कि समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ है, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने इसके सिलेबस के बारे में जाना। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो है आपको 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम के रूप में पूछा जाता है, जिसमें 3 घंटे का समय आपको मिलता है। यहाँ पर जितना भी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है यथासंभव अपने ही शब्दों में देना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किताबी भाषा, किताबी लैंग्वेज होना चाहिए, ऐसे में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भ्रम में रहते हैं कि किताबी लैंग्वेज होना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है। आप जैसे समझ सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं, वैसे ही लिखिए, उसी में आपको मार्क्स मिलेगा। इसी के साथ जान लेते हैं कि पासिंग मार्क्स क्या है। दोस्तों, पास होने के लिए आप सभी को इस 70 नंबर में से कम 32 नंबर लाना ज़रूरी है। अगर आप 32 नंबर से कम लाते हैं तो आप निश्चित रूप से फेल कर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस 70 नंबर में से 40 या 45 मैक्सिमम मार्क्स ले आ पाते हैं। इसके अलावे अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले रखे हैं तो इंटरनल एग्ज़ाम में 90%, 85% आराम से दे देता है। तो ऐसे में एवरेज परसेंटेज कहे तो 75 तक टच कर जाता है। लेकिन अगर आप इसी 70 नंबर में से अगर 60 नंबर या फिर कहे तो 55 नंबर भी ले आते हैं तो निश्चित रूप से अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से 90% इंटरनल मार्किंग के रूप में मिल जाता है, यानी कि 30 नंबर का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, अगर उसमें आप सभी को 27-28 मार्क्स मिल जाता है तो आप देख लीजिए कितना चला जाता है। 60 और 28 को जोड़ दीजिए, ये आपका 88% हो जाता है। अगर इधर आप 55 जोड़ देते हैं तो भी आपका यहाँ पर 83% चला जाता है। तो ऐसे में सोच सकते हैं अगर 60 से 55 नंबर भी ले आते हैं तो आपका 85% आराम से टच कर जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से जो है 30 नंबर में 28 नंबर, 27 नंबर, 29 नंबर आराम से मिल जाता है। तो इस बात को आप सभी ध्यान में रखकर एग्ज़ाम दीजिए कि इस सब्जेक्ट में हमको कम से कम इतना मार्क्स लाना ही लाना है, तभी जो है आप एक अच्छे एवरेज परसेंटेज को टारगेट कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 2 खंड में पूछे जाएंगे, खंड क और खंड ख में। यहाँ पर देखिए खंड क में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका जवाब आप सभी को 75 से 100 शब्दों में देना होता है। और प्रत्येक अंक जो है, प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों के पूछे जाएंगे। तो ये आपका 30 नंबर का हो गया। इसके अलावे आप देखेंगे खंड ख में 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किसी 4 का ही जवाब देना है 200 से 250 शब्दों में, और 10 अंक निर्धारित है। तो 40 नंबर आपका यहाँ हो गया, टोटल 70 नंबर। तो यहाँ पर देख लीजिए पिछले साल खंड क में यानी कि सेक्शन ए में किस तरीके से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका का उल्लेख करें। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी देखेंगे बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका पूछा गया है, जो कि हम सिलेबस में कल डिस्कस किए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है परिवार की भूमिका, माता पिता की भूमिका, स्कूल की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, आस पास पड़ोस की भूमिका। ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। इस बार समुदाय पूछा है तो परिवार या फिर के शिक्षक, इस तरीके से आपको अलग अलग टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से एनालाइज कर लेना है। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप कल वाले वीडियो को ज़रूर देखे होंगे तो उसमें सारे सिलेबस में हम जो है डिस्कस किए हैं क्या क्या पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो प्रमुख बाल अधिकारों की चर्चा करें। इसके बारे में भी हम आपको कल बताए हैं, डिस्कस किए हैं क्या क्या बाल अधिकार में पढ़ना होता है।
इसके बाद आपसे पूछा गया है समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें, समाजीकरण है क्या, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अथवा में दिया गया है विद्यालय के सामाजिक आधार का वर्णन करें। विद्यालय का सामाजिक आधार क्या है, इसके बारे में आप सभी को डिस्कस करना है। आगे है बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैलियाँ जो है किस तरीके से प्रभावित करती है। ये दोनों क्वेश्चन देखेंगे एक दूसरे से रिलेट करता है। आप 1 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे और ये 3 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए समुदाय की भूमिका और उसी तरीके से यहाँ पर परिवार की भूमिका पालन पोषण शैलियाँ किस तरीके से समाजीकरण को प्रभावित करती है। तो आपसे एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपने किस तरीके से तैयारी किया है। अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो सभी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं आसानी से। आप जो है 70 नंबर में 60 नंबर 55 नंबर आसानी से ला सकते हैं। इसके बाद है विद्यालय में समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण या फिर प्रमुख कारकों की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है। जैसे कि अलग अलग कारक होते हैं जो समाजीकरण को प्रभावित करता है, उसमें जो है शिक्षक की कहाँ कहाँ योगदान है, केवल उस पॉइंट को आपको डिस्कस करना है, ठीक ना। तो ये सारे पॉइंट जो है सिलेबस में हम डिस्कस किए हैं, आगे हम आप सभी को बताएंगे जब हम अलग अलग टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। तो इसके बाद है पुस्तकीय ज्ञान निरर्थक है, व्याख्या करें। इस पर आप सभी को लिखना है। जैसे कि होता है कि किताबी भाषा पढ़कर कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं हो जाता है। कहते हैं कि करके सीखने में जो मज़ा है उस मज़े को कहें तो केवल और केवल पुस्तक पढ़कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से पुस्तकीय ज्ञान जो है निरर्थक होता है जब तक आप खुद से कुछ करते नहीं हैं। तो इसी पॉइंट पर आप सभी को जो है अपने से डिस्कस करना होता है। इसके अलावा शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा जो है नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, इसके बारे में आप सभी को लिखना है कि समाजीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है, शिक्षा की क्या योगदान है, कौन कौन से चरण है, वो सारी चीज़ें आप सभी को डिस्कस करना है। आप अपने तरीके से अलग अलग पॉइंट को शामिल कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके से सोचते हैं कि अगर हम इसमें कुछ से कुछ पॉइंट लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपके सोच के अनुसार जो आपने लिखा है वो भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन 100% सही है ऐसा नहीं कह सकते हैं, या 100% आपका जवाब गलत है ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मैथ नहीं है जो 100% आप जो है सही जवाब देंगे। इस तरीके से आपके मन में जो भी बातें आती है अच्छे से सोचिए और अच्छे से लिखिए, कोई भी इसमें गलती नहीं है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न कि सूचना और ज्ञान में अंतर क्या है। बहुत बार पूछा जाता है सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, तो इसको आपको लिखना है। इसके बाद अथवा में दिया गया है विद्यालय के अंदर या बाहर ज्ञान में गहरा जुड़ाव है, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट है, इसको आप सभी को स्पष्ट करना है। आप इसको जो है अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से है ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप सभी को विस्तार से चर्चा करना है। ये एक टॉपिक है जिसके बारे में आप सभी को लिखना होता है, इसके बारे में भी हम आप सभी को आगे बताएंगे। इसके बाद है अगर आपको ये प्रश्न नहीं आती है तो ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या क्या है स्पष्ट करें। इसमें भी आप अलग अलग पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपका 6 प्रश्न हो गया जो लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि 5-5 नंबर का है, और 30 नंबर का आपका लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। अब 4 प्रश्न का जवाब आप सभी को दीर्घोत्तरीय में देना होगा, जो कि 200 से 250 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है ज्ञान की अवधारणा को विस्तारित रूप से समझाइए। अब जैसे ही ज्ञान की अवधारणा को आप लिखते हैं तो इससे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट को आप इसमें लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल इसमें कुछ ही पॉइंट शामिल होंगे, ज्ञान के बारे में आप जितना कुछ भी जानते हैं उन सबको आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जब तक आप जो है इसको डिटेल से पढ़ेंगे नहीं तब तक उतने सारे पॉइंट आपके दिमाग में आएगा भी नहीं। याद करने वाली बात तो है ही नहीं, बस आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहना है कि इसमें जो है इस तरीके से हम जवाब देंगे, ठीक ना। तो अपने तरीके से आप सभी को लिखना है, बस आप सभी को एक छवि के रूप में अपने दिमाग में रखना है। जब 2-4 बार आप रीड कीजिएगा तो आसानी से वो बातें समझ में आ जाएगी।
आगे है गिज्जू भाई के पुस्तक दिव्य स्वप्न, एक ऐसे शिक्षक की कथा है जो शिक्षा की ढकलानुसी संस्कृति को नहीं स्वीकारता है और परंपरा व पाठ्य पुस्तकों की सचेत अवहेलना करके बच्चों के प्रति सरस और प्रयोगशील बना रहता है। कैसे और विश्लेषण करें। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होता है जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित न हो करके कहे तो प्रयोग पर आधारित होता है, जिसमें बच्चों को भी मन लगता है। तो इस तरीके से जो है आप सभी को इसमें कुछ देखने को मिलेगा जब आप गिज्जू भाई के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे है शिक्षा पुस्तक में कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना की है। उसके संदर्भ में आप सभी को क्या करना है, विचार प्रकट करना है। जब आप रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में ये जानकारी भी मिल जाएगी। इसके बाद है पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम की अवधारणा के बीच अंतर को उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। मतलब कि पाठचर्या और पाठ्यक्रम की अवधारणा को आप सभी को क्या करना है, इसके बीच में अंतर लिखना है और कम से कम आप सभी को 2-4 उदाहरण देना है। उदाहरण के आधार पर आप सभी को इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करना है, पाठ्य पुस्तक क्या है और पाठ्यक्रम क्या है। ये जो है कई बार पूछा जा चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद आगे है आपका लास्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है। पहले तो आप सभी का यहाँ पर 5 क्वेश्चन है तो जिसमें 4 का ही जवाब देना है। अगर आप इस लास्ट प्रश्न को चॉइस करते हैं तो इसमें भी आप सभी को 3 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 2 का ही आपको जवाब देना है। या तो जॉन डीवी के बारे में आप सभी को लिखना है, इसमें आप सभी को टिप्पणी करना है। इसके बाद अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या है, इसके बारे में बतलाना है। या फिर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो है एनसीएफ 2005, इनका सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। तो ये था आपका F1 कंप्लीट जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जवाब आप सभी को तैयार खुद से करना है और इसका हेल्प अगर लेना चाहते हैं तो आशीष पब्लिकेशन का PDF टेलीग्राम पर डाल दिए हैं और अपने वेबसाइट पर भी डाल दिए हैं, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा विषय है आपका F2 बाल विकास और कहे तो बचपन, जो कि ये भी आपका 70 नंबर का ही पूछा जाएगा एक्सटर्नल एग्जाम के रूप में। और इसमें भी कम से कम पास होने के लिए 32 नंबर आपको लाना होगा और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और ध्यान में रखिएगा, प्राइवेट कॉलेज से जैसे कि हम आपको बताएं 90% मार्क्स मिल ही जाता है, तो 30 नंबर में यहाँ पर कहे तो 27-28 लगभग मिल जाता है, ठीक ना। और 70 नंबर में अगर आप जो है 55 नंबर भी ले आते हैं तो आप सभी देखेंगे आपका जो है यहाँ पर 7-5-12 82% यहाँ पर चला जाता है। अगर आप इसमें 60 टच कर जाते हैं एक्सटर्नल में तो आपका यहाँ पर 88% चला जाएगा। तो इतना जो है नॉर्मल है, स्टूडेंट ला सकते हैं अगर आप सही तरीके से जवाब देते हैं, तैयारी करते हैं तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और कॉपी कैसे लिखना है इस पर हम डिटेल से वीडियो बनाए हैं। अगर आप उस स्टेप को भी फॉलो करते हैं तो कम जानकारी रहते हुए भी आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो इस टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप कुछ ही पढ़े हुए हैं तो सभी प्रश्न का जवाब आप कैसे देंगे, तो इसमें भी कुछ ना कुछ आप सभी को अपना तरकीब लगाना होता है। अगर लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, उसका भी लिंक हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में डाल दें। इसमें भी सेम जो है 2 खंडों में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला खंड में जितना भी प्रश्न आपसे पूछा गया है इसका जवाब 75 से 100 शब्दों में और लॉन्ग क्वेश्चन का 200 से 250 शब्दों में देना होगा। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, बच्चे तथा बचपन की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। तो आपके विषय का ही नाम है बचपन तथा बाल विकास। तो बच्चे, बचपन और बाल विकास, ये जो 3 कीवर्ड है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है, जिससे कि इससे संबंधित जितना भी प्रश्न बन सकता है वो आपसे छूटे नहीं। यही चीज़ें आपको दूसरे वर्ष में भी पढ़ने को मिलेगा और पहले वर्ष में भी कई सारे विषयों में आप सभी को ये कीवर्ड देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से ज़रूर कवर कीजिए। आगे है आपका अथवा में वृद्धि तथा विकास के अंतर संबंधों की व्याख्या करें। यहाँ पर आप सभी को अंतर स्पष्ट करें या अंतर बताएं, ये नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया है ये एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित है, उसके बारे में आप सभी को लिखना है। जैसे कि वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलती है, लेकिन वृद्धि जो है कुछ समय बाद रुक जाती है, जबकि विकास जो है
यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक जीवन रहेगी तब तक आप विकास कर सकते हैं, लेकिन वृद्धि जो है कुछ समय बाद रुक जाती है, तो ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि वृद्धि जो होता है शारीरिक रूप से होता है, आकार में होता है। विकास जो होता है यह शरीर में भी होता है, आकार में भी होता है, सामाजिक रूप से भी होता है, चरित्र में भी वृद्धि होती है, विकास होता है, मानसिक रूप से भी विकास होता है, सामाजिक रूप से भी विकास होता है। लेकिन कहते हैं कभी क्या समाज में वृद्धि हुई है? ऐसा नहीं बोलते हैं, समाज में विकास हुआ है ऐसा बोलते हैं। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है आपको अपने तरीके से लिखना है। इसके बाद बाल विकास से आप क्या समझते हैं? देखिए, जो आपका हेडलाइन है, किताब का हेडलाइन बचपन तथा बाल विकास, वही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको इसी को क्लियर करना है, इसके बाद ही आपको कहीं और चीज़ें पर ध्यान देना है। तो ये चीज़ें जो है सिलेबस में स्पष्ट किया गया है। आगे है शिक्षकों के लिए बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है, बहुत बार पूछा गया है ये दोनों प्रश्न। इसके बाद है शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों का शारीरिक विकास को संक्षेप में आप सभी को लिखना है। ये भी पूछा जाता है, ठीक ना। जितना भी अवस्था है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, जो भी है उन सबको आप सभी को क्लियर कर लेना है। इसके बाद है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है, उसके बारे में आप सभी को लिखना है। ये अथवा में दिया गया है। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, उनमें से कुछ कारक को आप सभी को लिखना है। तो उन सभी कारक को आपको याद करना है, ऐसा नहीं कि कारक के डिटेल्स को याद करना है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक मान लिए कि 10 है, ठीक ना। तो 10 का केवल हम हेडलाइन याद करेंगे, ठीक है ना। पूरा प्रश्न को याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल हेडलाइन याद करेंगे जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। फिर उस हेडलाइन के अंदर जो है अपने आप हम लिख सकेंगे। जब हम पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत समझे रहेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। आगे है आपका, आप अपने विद्यालय में पाए जाने वाले बच्चों की सृजनात्मक के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत करें। मतलब कि होता है कि बच्चे में कुछ जो है खुद से करने की जिज्ञासा होती है, या फिर बच्चे को देखते हैं कि कुछ ना कुछ वो खुद से गतिविधि करते रहते हैं, उसमें कहे तो कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा जो है उत्सुकता होती है। तो इस तरह के कुछ उदाहरण को आप सभी को प्रस्तुत करना है। और यह जो है बच्चों के विषय सीखने में किस प्रकार सहायक है। जैसे कि बोलते हैं कि बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट होता है उसी में जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए कहे तो सहयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे के सीखने में किस प्रकार सहायक है, तो जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहाँ पर आपको निश्चित रूप से है कि सीखने में सहयोग मिलती है। उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसको आप सभी को थोड़ा ध्यान में रख करके इसे लिखना है। इसके अलावा है बच्चे विद्यालय आने के लिए प्रतिदिन तत्पर हो। अगर बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि डेली जो है वो बच्चे जो है विद्यालय आए, तो इसके लिए शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए, इसमें आप खुद से पॉइंट ऐड कर सकते हैं और लिख सकते हैं जो भी आपके माइंड में आती है। इसके बाद आप अपने विद्यालय में बच्चों को कौन कौन से प्रकार के खेल खिलाते हैं उसके बारे में लिखना है। किसी एक खेल से संबंधित बच्चों के विकास का वर्णन करें, जो कोई ऐसा खेल जो बच्चों के विकास में सहायक हो। इसके बाद इसी के अथवा में है खेल बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है। खेल जो है बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है, बहुत सारे इसके कारण हैं जिसको आप सभी को लिखना है। तो सभी कारण को लिखना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, खेल द्वारा जो है शारीरिक विकास होता है, बच्चों का मनोबल बना रहता है, बच्चे उत्सुक रहते हैं, या फिर कहे तो कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जो पढ़ाते समय हम प्रयोग नहीं करवा सकते या दिखा नहीं सकते, तो खेल खेल में हम सिखाते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को वर्णन करना है। आगे है जॉन बॉल्बी के लगाव के सिद्धांत का वर्णन करें। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसके संबंध में ये सिद्धांत भी आप सभी को जानने को मिल जाएगा। तो सिलेबस वाला वीडियो को आप सभी ज़रूर देखिएगा। इस पर एक वीडियो अपलोड है, पहला विषय के रूप में और दूसरा विषय के रूप में आगे आएगी। बच्चों के संवेगात्मक विकास में परिवार की क्या भूमिका है, विद्यालय की, शिक्षक की, ये सारी चीज़ें आप सभी को याद करना है और कहे तो लिख भी लेना है।
इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है जिसमें से 200 से 250 शब्दों में आपको लिखना है। और वही प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन हैं। और इसको जब आप पढ़ लेते हैं तो जितना भी कारक है सभी को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसी से आप सभी का शॉर्ट क्वेश्चन भी निकलता है। जैसे कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो है कारक में आ गया विद्यालय, आ गया शिक्षा, आ गया शिक्षक हो गया, माता पिता हो गया, तो वो सारे कारक इसी में आ जाएंगे। इसके बाद है खेल के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, खेल संचालन में शिक्षक की क्या भूमिका है, इसके बारे में आप सभी को वर्णन करना है। जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, जो कि सीटेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को माना जाता है। जीन पियाजे के नैतिक विकास बार बार पूछा जाता है, जीन पियाजे द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन सा है, नैतिक विकास के सिद्धांत हैं या फिर कोई और सिद्धांत है, वो सारी चीज़ें इसमें पूछा जाता है। आगे है सृजनात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। यह जो है खास करके एक टॉपिक है, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक सृजनात्मकशील बालक के विभिन्न गुणों की चर्चा करें, जैसे कि अभी बताए, उत्सुक रहना, कुछ न कुछ गतिविधियां करते रहना, कुछ अलग करते रहना, सोचते रहना, बार बार प्रश्न पूछना, तो ये सारी चीज़ें जो है सृजनात्मक बालक के अंदर ही होता है। इसके बाद है आपका 11 नंबर में किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी देना है। वैसे जो है यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपसे लॉन्ग पूछा गया है, तो इनमें से 4 का ही जवाब देना है। अगर लास्ट वाला चॉइस करते हैं तो इनमें से 4 टॉपिक है, तो इनमें से कोई 2 टॉपिक पर आपको टिप्पणी करना है। बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास कैसे होता है, कब होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताना है। इसके बाद है नैतिक विकास। नैतिक विकास के बारे में लिखना है। और जीन पियाजे जो है ऊपर में जो अभी दिया हुआ था, जीन पियाजे द्वारा जो नैतिक सिद्धांत जो दिया गया है, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। क्या कहा गया है, क्या अच्छा है, भला है, बुरा है, वो चीज़ें आपको लिखना है। इसके बाद है भय की रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं। विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा भय होता है कि अपना इंट्रोडक्शन देने में, तो उस भय को हम कैसे दूर करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है कुछ गतिविधियां कराएंगे, ऐसे वैसे जो मन में आता है आप यहाँ पर लिखिए। 100% है कि सही नहीं होगा, लेकिन 100% ये भी है कि गलत नहीं होगा। ऐसे में आपका प्रश्न छूटेगा नहीं जब आप अपने मन से लिखेंगे। और चोरी चपाटी के पीछे रहिएगा तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न छूटेगा। तो ऐसे चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो मन में आता है आप निश्चित रूप से लिखिए। और अभी से प्रैक्टिस कीजिए कि 5 से 10 क्वेश्चन को रोज़ प्रैक्टिस करें। इसके बाद है बालकों के बालक का जो है मनोज्ञात्मक विकास किस तरह से होता है। जैसे कि होता है ना, सोच में कहते हैं ये लड़का जो है अभी से इतना ज़्यादा सोच रहा है, तो कैसे सोच रहा है, वो विकास कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में आप सभी को लिखना होता है। तो ये था आपका F1 और F2 विषय के 2020 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जो हम आप सभी को दिखाए। इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट koshistudy.com और ऑल एग्ज़ाम PDF फाइल डाउनलोड ऐसे सर्च कीजिएगा तो इसके पेज पर आ जाइएगा। तो यहाँ पर भी आप सभी को जितना भी PDF है वो सारा कुछ अपलोड है। तो आपको सर्च करना है कोशी स्टडी ऑल एग्ज़ाम PDF फाइल, इतना आप सर्च कीजिएगा, इस पेज पर आ जाइएगा, यहाँ पर सारा PDF आप सभी को मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी शेयर कर देंगे। आगे की वीडियो बहुत जल्द आएगी, जिसमें हम आप सभी को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप सभी को देंगे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।